आप लोगों के डाउट अगर हो जाए तो क्या सब लोगों ने खरीदना चालू कर दिया होगा? हाँ, लग नहीं रहा तुम लोग कर देंगे। ऐसा ना हो कि भाई मुझे इतने बड़े बच्चों को चार्ज देना पड़ेगी, आप लोग आओ करके लाओगे, मैं चेक करूंगा, फिर करोगे तो क्लास मैनेज दूंगा, फिर वरना बाहर निकाल दूंगे, तो काम नहीं करना है। नेक्स्ट क्लास वर्ड पर होगी DPP1 तो हो ही गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेवल 1 डिस्कस करेंगे और सब लोगों का काम हो जाना चाहिए, ठीक है। जो मुझे 50 क्वेश्चन, अगर 50 के 50 भी डाउट होंगे तो चलेगा, मैं 50 के 50 कराऊंगा, पर पहले अपनी तरफ से ट्राई करूंगा, ठीक है। DPP1 में अपने क्लास में क्लास में हो गया तो क्या दिया? 2 फाइनाइट सेट्स एंड एन एलिमेंट, ये ना, तो 2 finite sets have m and n elements. The total number of subsets of the first set is 56 more than the total number of subsets of the second set. अगर पहले एलिमेंट में अगर m एलिमेंट है तो टोटल कितने सबसेट होंगे? 2 पावर है। और अगर सेकंड सेट में अगर n एलिमेंट तो टोटल सबसेट कितना होगा? उनके बीच का डिफरेंस आप लोगों को दिया हुआ है 56, तो आपको m और n की पॉसिबल वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करना चाहिए क्वेश्चन में? 56 के आसपास का 2 का पावर सोचना चाहिए, क्या होता है 64 में कितना माइनस करोगे 56 आएगा। और अगर आपके अगर अपोजिट होंगे तो वो भी वैसा ही नंबर आएगा जो 2 का पावर होगा। अगर वैसा नहीं हुआ तो फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। पर इसमें कैसे होगा, वही 2 नंबर मिले जो 2 के पावर में है, जिसमें 2⁶, ये 2�3, तो डायरेक्टली इक्वेट करूंगा तो n = 6 और n = 3। 48 छोड़ दो, वैसे प्रूविंग का क्वेश्चन है, अज्यूमिंग दैट, चलो कोई नहीं करवा देता। वैसे ये स्टेटमेंट वाला है कि आपको दिया हुआ है कि P of A = P of B। P मतलब क्या होता है? तो आपको बोला ये है कि अगर किसी 2 सेट का पावर सेट अगर सेम होगा तो दिस इज ओनली पॉसिबल अगर दोनों सेट भी थे। ये आपको प्रूव करना है, पता है ऐसे ही होता होगा, बट वहां पर आपको प्रूव करके लिखना, स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए कि लेट x बिलोंग्स टू P of A, x एक एलिमेंट लेते जो किसको बिलोंग कर रहा है? P of A। अच्छा, लास्ट में अगर मुझे प्रूव करना है कि A और B दोनों सेम है तो उसके कंडीशन क्या प्रूव करनी पड़ेगी? हाँ, पर वो एलिमेंट तो है ही नहीं ना आपके पास, तो प्रूव क्या करोगे? बस बोल तो सही है, बट वैल्यू एलिमेंट तो पता ही नहीं मुझे। अच्छा चलो, A1 2 3 है, B भी 1 2 3 है, तो ये दोनों सब सेम है, सेम है। और सेम इसलिए तो A इज ए सबसेट ऑफ B, A के सारे एलिमेंट B के अंदर है, एंड सिमिलरली B इज आल्सो सबसेट ऑफ B। तो A अगर B का सबसेट होगा, B भी A का सबसेट होगा, तभी तो ऐसा पॉसिबल है कि A और B सेम हो जाए। कि अगर मैं कितना बोलूंगा कि A इज ए सबसेट ऑफ B, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो दोनों सेम होंगे। तो सपोज A इज 1 2 3, B इज 1 2 3 4 5, तो भी तो A B का सबसेट है ना, बट A और B सेम नहीं है। बट अगर उसी टाइम पर अगर B भी A का सबसेट होगा तो फिर ये 4 5 होता ही नहीं, सही है ना। तो अगर कभी भी अगर आप लोगों को ये प्रूव करना हो कि A एंड B बोथ आर द इक्वल सेट, तो आपको मेथड में भी क्या स्टेटमेंट प्रूव करना है कि A भी B का सबसेट है और B A का सबसेट हो जाए, राइट। तो अब उसी डायरेक्शन में अपने काम करना चालू करते हैं। एक एलिमेंट है जो किसको बिलोंग कर रहा है? पावर सेट ऑफ A। अगर एक अगर पावर सेट ऑफ A को बिलोंग करता है
तो फिर वही x ए के लिए क्या होगा, सबसेट। जो पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट होगा वो ए का तो क्या होता होगा, तभी तो पावर सेट ऑफ ए आया, सही, राइट। एक चीज सबसेट ऑफ ए का, इसका उल्टा करने ज्यादा ही पड़ेगा, ये करेंगे ना, इसका सॉल्यूशन ज्यादा इजी होगा। हमें लास्ट में प्रूव ये करना है कि ए इक्वल टू बी है, तो हम उल्टा करते हैं। एक से एलिमेंट लेते हैं जो ए को बिलोंग कर रहा है, एक से ऐसा एलिमेंट है जो किसको बिलोंग कर रहा है, ए को। अगर ए को बिलोंग कर रहा है तो फिर कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स जो होगा वो सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए होगा, राइट। अब क्वेश्चन में क्या दिया, पी ऑफ ए इक्वल टू पी ऑफ बी। तो अगर कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स अगर पी ऑफ ए का सबसेट है तो फिर कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स पी ऑफ बी का भी सबसेट होगा, तो ये तो गिवन है कि पी ऑफ ए इक्वल टू पी ऑफ बी, नहीं बोले तो दिया हुआ है, सही है। इफ कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स इज सबसेट ऑफ पी ऑफ बी, तो फिर एक्स का ये क्या बोल सकता हूं, बिलोंग्स टू। आप थोड़ी देर पहले बोले थे नहीं एक्स तो किसको बिलोंग कर रहा है, तो जो एक्स ए को बिलोंग कर रहा है सारे के सारे एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, एक्स कोई भी एलिमेंट हो सकता है। अगर वो ए को भी बिलोंग कर रहा है और वही सारे अगर बी को भी बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि एक ए के अंदर होने वाले सारे एलिमेंट बी के अंदर भी है ना, तो ए के अंदर होने वाले तो सारे एलिमेंट बी में ही, क्या हो गया, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो प्रूव नहीं हुआ, ये सिर्फ एक पार्ट हुआ। सर कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए होगा, ये एक स्टेटमेंट हमने बीच में, एक्स इज बिलोंग्स टू एक्स, तो कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स इज सबसेट ऑफ एक्स, देयरफॉर कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स इज बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एक्स, बिलोंग्स टू, सॉरी। और यहाँ पर एक्स क्या हो जाएगा फिर आप लोगों का, नहीं ना, सही बोल रहा है कि एक्स अगर ए को बिलोंग कर रहा है तो कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स ए का सबसेट होगा, जब ए का सबसेट होगा तो पावर सेट ऑफ ए को क्या करेगा, बिलोंग, और जो पावर सेट ऑफ ए को बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ बी को भी बिलोंग करता होगा, क्यों, बिकॉज़ पी ऑफ ए इक्वल टू पी ऑफ बी दिया हुआ है। इफ कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स इज बिलोंग टू पावर सेट ऑफ बी, तो देन कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स इज सबसेट ऑफ बी, एंड इफ कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स इज सबसेट ऑफ बी देन एक्स इज बिलोंग्स टू बी। और जो ए को बिलोंग करता है तो सारे के सारे एक्स किसको बिलोंग कर रहे हैं, तो तभी पॉसिबल जब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हो, तभी क्या पता चला कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है, राइट। सिमिलरली ये आप लोगों का केस 1 हुआ कि जब आपने ये प्रूव करते कि एक्स ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है। केस 2 उल्टा करते हैं, अब कोई नया एलिमेंट ले लेते हैं वाई ले लेते हैं, ऑलरेडी यूज कर दिया है तो अब कोई लेते, तो वाई अब किसको बिलोंग करता होगा, बी को, क्योंकि अब लास्ट में प्रूव क्या करना है आपको, बी इज सबसेट ऑफ ए। अभी तक आपने क्या प्रूव किया, ए इज सबसेट ऑफ ए, आपको क्या प्रूव करना है, बी इज सबसेट ऑफ ए। तो सेम प्रोसीजर वाई को लेके करते हैं, वाई बिलोंग्स टू बी, तो कर्ली ब्रैकेट ऑफ वाई सबसेट ऑफ बी, इफ कर्ली ब्रैकेट ऑफ वाई सबसेट ऑफ बी देन कर्ली ब्रैकेट ऑफ वाई बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी, एंड कर्ली ब्रैकेट ऑफ वाई अगर बिलोंग पावर सेट ऑफ बी को बिलोंग कर रहा है तो पावर सेट ऑफ ए, क्यों, बिकॉज़ पी ऑफ ए इक्वल टू पी ऑफ ए गिवन है, करेक्ट। और वही कर्ली ब्रैकेट ऑफ वाई जो पी ऑफ ए को बिलोंग कर रहा था, वही कर्ली ब्रैकेट ऑफ वाई और सबसेट ऑफ ए, और अगर कर्ली ब्रैकेट हटाऊंगा तो जो वाई बी को बिलोंग करता है सारे के सारे वाई ए को भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी है। तो ये आपका फर्स्ट रिजल्ट है, ये आपका सेकंड रिजल्ट है। तो फ्रॉम 1 and 2 अब आप लोग बोल सकते हो कि फ्रॉम 1 and 2 ए इक्वल टू, तो कभी भी अगर आप लोगों को दो स्टेट को अगर इक्वल प्रूव करना है तो उसका थ्योरेटिकल अप्रोच क्या होगा कि ए को बी का सबसेट प्रूव कर दो, बी को सी का सबसेट, ठीक है। और कोई डाउट नहीं, और प्रॉब्लम सारे कर लिए हम लोगों ने क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आप लोग उसका लेवल 1 मेरे से डिस्कस करोगे, क्योंकि इस बार आप लोगों का इस संडे तक आप लोगों का टेस्ट भी चालू होंगे, फर्स्ट संडे को आप लोगों को फर्स्ट टेस्ट होगा 11 स्टैंडर्ड का,
और उसमें यही टॉपिक आएगा CHCL एंड इनइक्वालिटी, दो टॉपिक आएंगे मैथ्स में। आज आप लोगों को सारे सब्जेक्ट के टॉपिक्स मिल जाएंगे, राइट। इसलिए आप लोगों को प्रैक्टिस करना जरूरी है। नेक्स्ट क्लास हम लोग लेवल 1 डिस्कस करेंगे। ओके फाइन। अब जिस टॉपिक को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं उस वक्त हम सब लोगों ने सीख लिया कि भाई ट्रिग्नोमेट्री का सबका ध्यान यहाँ पर हमने ये सीख लिया कि ट्रिग्नोमेट्री एक यूनिट सर्कल से डिराइव हुआ है, राइट। उस यूनिट सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट cos की वैल्यू देगा, हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट sin की वैल्यू देगा। अगर वो एंगल अगर 90 का मल्टीपल है तो कौन से पॉइंट पर रहेगा? A, B, C या तो D, हमें अपना बस पोजीशन जानना है। पर अगर वो 90 का मल्टीपल नहीं है तो उस केस में हम लोग दो कंसेप्ट यूज करते थे, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। ट्रिग्नोमेट्री में कितने पेयर्स होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, 3 sin cos, tan cos एंड sec cos। वो दोनों एक दूसरे के साथ चेंज होते हैं, पर कब चेंज होते हैं? मल्टीपल होगा तो चेंज होगा, इवन मल्टीपल होगा तो चेंज नहीं होगा। ये दो कंसेप्ट में पता है तो कोई भी एंगल फाइंड कर सकते हैं, राइट। बस एक ये वाला कल डिस्कस करना रह गया था, वो एक बार डिस्कस करते फिर आगे बढ़ते हैं। अगर कभी भी अगर आप लोगों का एंगल नेगेटिव में दिया जाता है तो नेगेटिव में दिया जाता है, अगर यहाँ पर आप A पॉइंट पर हो और अगर मुझे यहाँ पर B पॉइंट है, यहाँ पर C पॉइंट है, यहाँ पर D पॉइंट है, A से B पे जाता हूँ तो भी मुझे 90 डिग्री चलना पड़ता है और A से D पे जाऊंगा तो भी। बस फर्क क्या केस में एंटी क्लॉकवाइज चलता है, इसमें हम क्लॉकवाइज चलता है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो उस एंगल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? पॉजिटिव 90। क्योंकि अगर मैं सिर्फ अगर इतना ही स्टेटमेंट देता हूँ कि मैं A से 90 डिग्री पर चल रहा हूँ तो मैं कहाँ पहुंचूंगा? तो फिर मेरे पास दो आंसर है, B भी हो सकता है, D भी हो सकता है। अब ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि मैं A से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री चल रहा हूँ तो फिर अब इसकी पॉसिबिलिटी है B। पर अगर A से क्लॉकवाइज अगर 90 डिग्री चल रहा है कहाँ पहुंचोगे? अब वो क्लॉकवाइज चल रहा है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम माइनस यूज करते हैं। माइनस सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्शन बताता है, अदरवाइज एंगल कभी नेगेटिव नहीं होता है। एंगल के साथ अगर नेगेटिव दिया तो व्हाट डज इट मीन कि आपका जो मूवमेंट है वो उल्टा है। जो एंटी क्लॉकवाइज चलना है तो उससे अगर आप कैसे चल रहे हो? क्लॉकवाइज चल रहे हो, ठीक है। तो अगर कभी भी हमें अगर ऐसा बोला जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin -135 डिग्री, तो मैंने आप लोगों को जो प्रोसीजर पता है इस तरह के एंगल फाइंड करने के लिए, वो सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब वो पॉजिटिव एंगल है। अभी अगर ये -135 किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहां से चलना चालू कर रहे हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और आप 135 डिग्री चल रहे हो, बट क्लॉकवाइज में चल रहे हो, इसीलिए उसको -135 बोला जाता है। तो आप A से चालू करके आप P तक पहुंचे और P पर जो पॉइंट होगा ना उसका आपको y कोऑर्डिनेट ढूंढने को बोला है। y कोऑर्डिनेट तो साइन का आपको y कोऑर्डिनेट देता है। तो मैं उसी सेम जगह पर भी तो आ सकता हूँ क्लॉकवाइज चल के, अगर एंटी क्लॉकवाइज चल के। अगर मैं यहां से यहां आता हूँ सेम पॉइंट पर तो मुझे कितना चलना पड़ेगा? कितना चलना पड़ेगा? 225 पूरा कितना होता है? 360। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज में 135, क्लॉकवाइज में 135 चल रहा हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज तो कितना चलेगा? इसका मतलब ये वाले साइन -135 आपको जहां पहुंचाएगा उसी सेम जगह पर आपको साइन 225 पहुंचाएगा। सही है। और वो साइन 225 की वैल्यू फाइंड करना है आपको, क्या करोगे? 90 × 2 + 45। 90 × 2 है तो साइन का क्या होगा? साइन ही रहेगा। 90 × 2 की पोजीशन कहाँ होती है? 90 × 2 कहाँ होगा? 90 × 2 तो यहाँ होगा ना, 90 × 0, 90 × 1, 90 × 2 यहाँ होगा। उसका आपने कुछ ये नहीं किया, कहाँ पहुंचोगे? तो थर्ड क्वार्टर का टाइम पॉजिटिव है नेगेटिव, एंड साइन 45 की वैल्यू 1/√। इसका आंसर कितना हो जाएगा? -1/√। तो एक अप्रोच मेरे पास है कि नेगेटिव एंगल दिया जाए तो उसका मतलब है क्लॉकवाइज है, तो उसको एंटी क्लॉकवाइज में कन्वर्ट कर लो।
राइट। पर अगर ये एंगल कभी बढ़ा दे देंगे ना तो कन्वर्जन में आप लोगों को सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अभी तो कैसा था कि मैंने 360 से छोटा दिया था, तो आपने जब इतना ही किया 360 में से 130 पर हटा दिया था, आपको पता चल गया कि प्रोग्रेस कहाँ पर। यही अगर साइन माइनस 1350 डिग्री दिया होता तो आपने बहुत सारे सर्कल खत्म करने पड़ेंगे आपको। तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा तरीका ढूंढ लिया था कि अगर मैथमेटिकली अगर मैं सोचूं कि मुझे साइन माइनस थीटा निकालना है, राइट, तो फिर इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन के हिसाब से मैं 0 माइनस थीटा तो लिख ही सकता हूं। और अगर मैं उसको 0 माइनस थीटा लिख सकता हूं तो 0 को 19 to 0 भी लिख सकता हूं।